अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़कौला, आपका कन्नड़ टीचर। एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़, द्वितीय भाषा कन्नड़ में हम लोग वचनगळु पोयम में का आज चौथा पार्ट है। अब जो ये चौथे पार्ट में पार्ट 4 में वचनगळु पोयम से जो है आगे का मेन, जैसे कि 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। पार्ट 3 तक हम 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ प्लस एडिशनल क्वेश्चन आंसर चोरी प्रश्न एक था उसको भी मैं डिस्कस करके आपको समझा करूँ। तो आज 8-10 वाक्य जो कि 4 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो थोड़ा तुम्हें इसमें डिटेल से आंसर्स लिखना, थोड़ा लेंथी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि लेंथी आंसर है वी कैन नॉट अटेम्प्ट, यू कैन डू इट, बहुत ईजी है, आप समझ लेख रहता हो तो मैं अटेम्प्ट कर सकती। तो ऐसा नहीं कि पूरे भी ये चाहती कर को। तो आज हमें 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ उसके आगे का मेन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो मेन ई मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ यानी 8 या 10 जुमले में 8 or 10 सेंटेंस में उत्तरिसी, आंसर इन 8 और 10 सेंटेंस। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमले में जवाब लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी। अब नीचे सवाल देखो, ये 2 सवाल जवाब देखिए, तो इस सवाल को तुम्हें जो है 8-10 यानी थोड़ा तुम्हें डिटेल से लेंथी आंसर लिखना। तो इसका रिवार्ड भी है, तुमने हर आंसर को जो है 4 मार्क्स, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 4 2 8 मार्क्स मिलती हैं, 2 आंसर करेक्ट लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें इस मेन का देखेंगे। तो प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 बाह्य ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ, पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ देन वर्ड टू वर्ड आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ अपने वचन में ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ। तो अब ये इसका माना क्या, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 ओके। तो ये 4 मार्क्स का सवाल है, तो इसमें पूछ रहे हैं बाह्य का जाहिरी तौर से नजर आने वाला, बाहरूनी या जाहिरी तौर से जो नजर आता बाहर से, तो उसको बोलती बाह्य, ಹಾಗೂ और एंड आंतरिक अंदरूनी, जाहिरी तौर से नजर आने वाला और जाहिरी तौर से नजर नहीं आने वाला, यानी अंदरूनी नडवलिकेಗಳಲ್ಲಿ यानी चाल चलन में हमारी जो है रवैये में, नडवलिके तो हमारा चाल चलन हमारे रवैये में साम्यते सिमिलैरिटी सेम इरबेकेंदु रणाकर को सिद्धराम जो है तन्ना वचनदल्लि अपने वचन में हेगे किस तरह से प्रतिपादिसिದ್ದಾನೆ, किस तरह से बयां करनी। तो बाह्य ಹಾಗೂ बाहरूनी और अंदरूनी, बाह्य ಹಾಗೂ आंतरिक, बाहरूनी और अंदरूनी नडवलिकेಗಳಲ್ಲಿ अपने चाल चलन सोच और रवैयों में साम्यते यानी सिमिलैरिटी सेम एक सेम रणाकर को इरबेकेंदु रणाकर को सिद्धराम जो है तन्ना वचनदल्लि अपने वचन में हेगे प्रतिभा किस तरह से वो बयां किए हैं, किस तरह से बोल रही, यानी हमारी बाहरूनी और अंदरूनी जो भी हमारी रवैया है मामला थी ये आपस में सेम रहना। बाहर में हमें जाहिरी तौर से नज़र आने को एक तरह से हमें मामलात पेश आना, और नहीं आया तो एक तरफ से मामलात पेश आना नहीं रहना, दोनों बराबर रहना, सेम रहना, एक ही जैसा रहना को अपने नज़म जो कि वचना बोलते हैं इनके नज़मों को, इसमें इन्होंने किस तरह से बयां करी, किस तरह से बोली, ये हमें लेंथी आंसर अब लिखना। ओके सो उसका अवार्ड क्या तुम्हें रिवार्ड मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रही तुम्हें उसको। ओके द रिवार्ड इज 4 मार्क्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 80 मार्क्स पेपर का, राइट। तो देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन विथ सॉल्यूशंस में देख रही हमें। ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಸಿದ್ದಾನೆ। ನಾವು ओनली हैव डिस्कस सेम क्वेश्चन, देखो टेक्स्ट बुक में भी वो क्वेश्चन था जो कि हम यहाँ डिस्कस करें, राइट। तो वो क्वेश्चन आंसर यहाँ सोल्यूशन में जवाब के साथ भी वो है। तो पहले मैं आंसर पढ़ लेता हूँ। देखो ಧರಿಸಿದ ವೇಷಕ್ಕೆ यानी तुम्हें जो भेष पहनती उसे ಧರಿಸಿದ ವೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡತೆಯೂ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಫಲ, ಬರಿಯ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಮಹಾಭೋಗಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ।
और थर्ड लाइन में थोड़ा सा चेंज करना, वो वही एक्सप्लेन नो ऑन दैट टाइम आई विल टेल यू व्हाट टू डू. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಬಹುದು, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗಲೇ ಕೆರೆಗಳ ತೋಡುವಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯ ಜಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ साम्यते इरबेकेंदु प्रतिपादिसिದ್ದಾನೆ. अभी वर्ड टू वर्ड क्या बोलना चाह रही है ऑथर, उसके बारे में हमें अब जानेंगे. तो सुनने के सिद्धरामा बाह्य और ज़ाहिरी और अंदरूनी से जो ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली हमारी जो रवैये सेम रहना, बराबर रहना, उसमें वेरिएशन नहीं रहना कर को सिद्धरामा अपने वचना में अपने नज़म में कैसा बयां करेंगे. तो पहले उन्होंने बोल रही धरी सीधा वेश की, जिस तरह तुम भेष पहनते हो, जिस तरह तुम लिबास पहनते हो, वेश धरी सीधा वेश की अनुगुणವಾಗಿ उसी हिसाब से, उसके हिसाब से, लिबास के हिसाब से, उसके भेष के हिसाब से नड़तियु, अपना चाल चलन, अपना रवैया, अपने मामला जो है सेम रहना, इरबेकु सेम रहना. इफ़ यू लाइक अब तुम्हें जो है सेम कुछ लिबास अलग पहने, अलग किस्म का तुम्हें ड्रेस कोड पहने, तो आपका चाल चलन, आपके मामलात अलग रहे तो उससे फ़ायदा नहीं होता. अपना लिबास सेम रहा तो उसी तरह से अपना चाल चलन भी उसी तरह से रहना. हाँ गिल्लदिद्दरे ऐसा नहीं कर, तो इफ़ इट इज़ नॉट जैसा भेष हो आपका मामलात रवैया नहीं रहा तो क्या होता है, ये नु फला, उससे क्या फ़ायदा होता है. मीन्स आपका लिबास अलग तरीके का है और आपके मामला जो है अलग तरीके से पेश आ रहे, तो इससे क्या फ़ायदा होता है. ये नु फला, व्हाट इज़ द बेनिफिट. बरिया बूटा टिके, सिर्फ जो है दिखावा बन जाता है. बूटा टिके आगुत्तदे, यानी आपका मामला अलग तरीके से पेश आ रहे हो, आप लिबास कुछ और पहने हो, आपके मन में कुछ और है, तो ये क्या होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए आप लिबास पहन रहे हो, लेकिन आपकी मन की जो चाहत है कुछ और है, इसमें क्या लोभ भरी है, क्या जो है तुम गलत चाहते हो, ये चीज़ें मालूम में नहीं आती. तो इसीलिए तुम्हारा लिबास जैसा है वैसे तुम्हारे मामलात भी उसी तरह से रहना लोगों में, चाहे आप ज़ाहिरी तौर से नज़र आते हो या ना आते हो. तो एग्जाम्पल दे रही यहाँ पे सन्यासियाँ, यहाँ ज़ीरो आने की ज़रूरत नहीं. तो सन्यासी डायरेक्टली कि साधु, एक बाबा, एक जो भेष पहनते हैं साधु मतलब सन्यासी, एक सेंट, एक सेंट बोलती नहीं, साधु सेंट, वेशाधरी सीत वेशा तोटू, इनके तरीके का ड्रेस पहन ले, तुम्हें एक साधु का भेष पहन ले को महाभोगी अंते. लेकिन आपने अपना ज़िंदगी ऐसा जी रहे हो कि बहुत बड़े अमीर ज़ादी हो, बहुत बड़ी पैसे वाले इंसान हो, महाभोगी अंते, और आप शान शौकत वाली ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आपने लिबास पहना है एक साधु का, एक सन्यासी. जो साधु सन्यासी कब बनता है तो उन्हें पूरा अपना घर को, अपना फैमिली लाइफ को, अपने सोशल में जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की लाइफ छोड़ को एक अलग आश्रम में सबसे मामला तो अलग करते हुए ना अलोन जो है अपनी ज़िंदगी जीते रहता है. तो इस तरह से जो एक साधु का लिबास पहन को अगर तुम एक ऐशो आराम की ज़िंदगी चला रहे हो, तो जीवन ನಡೆಸುವುದು अपनी ज़िंदगी इस तरह से दे रहे हो, तो वेशಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ अपचार, तुम जो है उस लिबास को जो है क्या कर रहे हो, उसको लिबास को जो है तुम्हें बेइज्जती करे जैसे. लेकिन तुमने एक सन्यासी का लिबास पहनने को, तुम्हें एक ऐशो आराम अमीर ज़ाते की ज़िंदगी जी रहे हो, तो क्या होता है उस लिबास को तुम्हें जो कर रहे हो बेइज्जतागी है. तो दैट्स व्हाट दे वर सेइंग. तो वेदांतವನ್ನು उसी तरह आप वेदा पढ़ रहे हो, आप वेदास को पढ़ रहे हो, तो ऑलरेडी यू नो दैट कौन से वेदा आती है, ऋग्वेदा, राइट, ऋग्वेदा आता है, यजुर्वेदा आता है, नहीं यजुर्वेदा आता है, सामवेदा आता है नहीं, उसी तरह अथर्वणा वेदा आता है. इस तरह के वेदा अथर्वणा तो तुम्हें देख सकते हैं, इस तरह के 4 वेदास आती हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वणा वेदा. अगर तो इस तरह के वेदा को तुमने किताबों को तुमने अध्ययन किया, तो लेकिन पढ़ने के बाद जो है तुम्हें उस हिसाब से जो है तुम्हें उसका नॉलेज नहीं गेन करे, तुम्हें ब्रह्मज्ञानी नहीं होए. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, तो वेदास को पढ़ लिए, वेदास को स्टडी किए, वो यूजलेस बन जाता है, निष्प्रयोजक, इट बिकम्स यूजलेस, उसका जो है फायदामंद नहीं होता. जैसे कि हलवु ಕೆರೆಗಳನ್ನು, जैसे ऐसा हो जाता है बहुत सारे तालाबों को, बहुत सारे रिवरों को तुमने बनाया, तोड़ुವುದು, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ पवित्र जल, वहाँ पे जो होली रिवर चाहिए, जो भी आपने नदी या तालाब को जो है उसको खोद कर वहाँ पे रिजर्वेयर वाटर का प्लेस बनाया, तो वहाँ पे अगर पानी ही नहीं आया तो इफ इट इज़ नॉट कम वाटर ओवर देयर, सो क्या होता है, आगादागले
तो उस दौर में उस वक्त में क्या होता वहाँ पे ಕೆರೆಗಳ तोड़ुविके, जो जिस मकसद के लिए आपने तालाब के लिए या नदी के लिए जो जगह बनाई वो फायदामंद होता, सार्थकವೆನಿಸುತ್ತದೆ। कब? जब वो पानी आया तो जिस वजह के लिए तुम्हें वो जगह बनाई तो वहाँ पे जो ज़रूरतमंद चीज़ जो पानी वो आगे तो फायदामंद होता, सार्थकವೆನಿಸುತ್ತದೆ। इफ़ इट इज़ नॉट कम, पुण्य जलविಲ್ಲದ जो होली रिवर, एक पानी नहीं आया तो ಕೆರೆಗಳು, वहाँ पे जो तुमने जिस वजह से तुमने उसको खोदा, उसको जगह बनाई, स्टोर किया, डैम बिल्ड किया, तो वो क्या हो जाता, पानी नहीं तो निष्प्रयोजकವಾಗುತ್ತದೆ, इट बिकम्स यूजलेस। तुम्हारा एफर्ट्स यूजलेस हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं होता, और तुमने जगह बनाई, उसका खर्च किया, तब भी जो है फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए वहाँ पे पानी होना ज़रूरत है ना, पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तभी जाको जो है क्या होता है, जिस वजह के लिए तुमने नदी का जगह बनाई वो यूजमंद होता है। ಹೀಗೆ लाइक दिस, इन दिस वे, इस तरह से सिद्धराम जो है तन्ना वचनದಲ್ಲಿ अपने वचन में क्या कर रही हूँ, बाह्य यानी बाहरूनी यानी जाहिरी तौर से नजर आने वाला ಹಾಗೂ आंतरिका, जाहिरी तौर से नजर आने वाला और अंदरूनी से भीतरी जो रहने वाला हमारे नडवलिकेಗಳಲ್ಲಿ, हमारे मामलात, यानी ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाले मामलात और हमारे ज़ाहिरी तौर से नहीं नज़र आने वाले मामलात, ये दोनों में भी जो है सेम रहना, साम्यते रहಬೇಕು, सिमिलैरिटी रहना, एक रहना कर को प्रतिपादित, इस तरह से उन्होंने बयान करी, प्रतिपादिಸಿದ್ದಾರೆ। तो इसमें क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स सिंगा, तो एक जिस तरह से भेस पहनी उसी तरह से हमारा चाल चलन रहना, इस तरह नहीं रहा तो इससे फ़ायदा नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए हमें लिबास नहीं पहना, जैसा कि एक सन्यासी का भेष डाल को तुम एक आयशो आराम की एक राजा महाराजों की ज़िंदगी जिए, तो इससे क्या होता है, भेष को तुम्हें बेइज्जती करे जैसा, उसकी इज्जत नहीं करे जैसा। और वेदास को तुमने पढ़ा, अगर उसको ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कराया तो उसका वेदा पढ़ने का मकसद पूरा नहीं हुआ। और उसी तरह जैसे कि अपने तालाब के लिए जगह खोदी, बनाई, खरीदी, अगर उसमें पे पानी नहीं आया तो जिस मकसद के लिए आपने तालाब को खोदा वो फुलफिल नहीं हुआ, तो वो फ़ायदा ही नहीं हो जैसा हो जाता। इसी तरह से तुम अपनी ज़िंदगी में बाहरी ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली और भीतरी नज़र आने वाली मामला जो पेश आती है इंसानों के साथ, वो दोनों सिमिलैरिटी रहना, सेम रहना, अलग अलग नहीं रहना कर को हम ना यहाँ पे पोएट जो है सोन्नलिगे सिद्धरामा जो है नसीहत करें थ्रू दिस पोएम टू द रीडर्स, जो पढ़ रहे हैं उनको हम ना ये करें। तो नेक्स्ट अब 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 3-4 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी में सेकेंड क्वेश्चन, सो वो क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का अब तक हमें अब डिस्कस करें। फर्स्ट वन जो कि 4 मार्क्स तुम्हें यू गॉट दैट फॉर दैट आंसर, तो तुम्हें कितने पॉइंट्स हो सकती है, मैक्सिमम पॉइंट्स यू रीड, रिवाइज, राइट एंड प्रैक्टिस, उतने पॉइंट्स लिखो, नथिंग देन एटलीस्ट समथिंग तो भी अटेंड करो, बेटर यू आर लूजिंग लिविंग दैट आंसर, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। तो यू हैव टू मार्क्स थोड़े रिड्यूस करी, ऐसा नहीं सोचना, बी पॉजिटिव, आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, आई हैव टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स, स्कोरिंग करना, ऐसा स्कोरिंग से ऐसे लो, पॉजिटिव में लो, तो विल गेट बेनिफिट फॉर दैट। सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न 2, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಫಲದಾಯಕವಾಗುವುದನ್ನು ಯಾವ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ? यानी अक्का महादेवी जो है, अक्का महादेवी क्वेश्चन नंबर 2 में अक्का महादेवी एक पोएट है, तो एक नज़मकार जो वचनाके जो लिखे हैं उन्होंने तन्ना वचनದಲ್ಲಿ अपने वचनों में, अपने पोएम में बदुकु, जिंदगी, लाइफ जो है, लाइफ फलदायक, कब जो है उसका फ़ायदामंद होता, अपनी ज़िंदगी कब फ़ायदामंद होता है करको अक्का महादेवी ಯಾವ ನಿದರ್ಶನ, किस एग्जाम्पल, किस सेट ऑफ एग्जाम्पल के ಮೂಲಕ जरिए से समर्थिसिद्धारे, उसको सही ठहरा रही। यानी अक्का महादेवी अपने वचनों में, अपने नज़म में ज़िंदगी जो है कब सही मायने में उसका मायना रखते, सही उसका जो है फल मिलता है, ज़िंदगी का जो आप मेहनत करें उसका सही फल कब मिलता है करको, कौन से सेट ऑफ एग्जाम्पल, ಯಾವ निदर्शनಗಳ, किस मिसालों के ज़रिए से वो करेक्ट ठहरा रही, मूला के समर्थी उसको सही ठहरा रही या सही बता रही, यानी अपने वचनों में ज़िंदगी और उसका फल के बारे में, यानी उसका नतीजे के बारे में किस मिसालों के ज़रिए से हम ना बता रही करको हमें उसके बारे में लिखना, जो कि अक्का महादेवी के वचना जो स्ट्रैंजा है उसमें उन्होंने बयां करको है, जो वचनಗಳು में अलग अलग है। यानी तो इस पोएम में एक बसवण्णा का है, एक सोन्नलिगे सिद्धरामा का है, और तीसरा जो है अक्का महादेवी का है। तो यहाँ पे अक्का महादेवी का जो है वचनಗಳು में का 8-10 वाक्यಗಳು में का पूछने से सवाल। ओके, सो अब इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इट इज़ इन द टेक्स्ट बुक, उसी तरीके का आंसर है।
तो देखो अक्का महादेवी, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन आंसर. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಬದುಕು ಫಲದಾಯಕವಾಗುವುದನ್ನು ಯಾವ ನಿದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ और समर्थिಸಿದ್ದಾರೆ, both are same only. तो अब आंसर की तरफ जाएंगे. अब पहले मैं रीड कर डालता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ. तो क्योंकि 4 मार्क्स का आंसर है, थोड़ा तुम्हें लेंथी लिखना, एटलीस्ट उतना भी नहीं होता है तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर यू अटेम्प्ट द आंसर. ओके, 4 नहीं मिलता, यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 1 2 3 ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. तो ಬದುಕು ಸಫಲವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಂಜಬಾರದು, ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು, ಸದ್ದುಗದ್ದಲಗಳಿಗೆ ಮನ ಕೊಡಬಾರದು, ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಾರದು, ಈ ಬಗೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಬದುಕು ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳ ಭಯ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳ ಭೀತಿ, ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸದಾ ಗದ್ದಲದ ಬದುಕು, ಹೀಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. सो दिस इज़ व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. तो इसमें क्या बोल रही, डिटेल से वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे. तो देखो बदुकू, तो इसमें बोल रही जिस तरह से हमारे लाइफ में जो है सही माने में फल देता है, उसका सब्र का फल मिलता है कब को, क्या उन्होंने हमने मिसाल देखो बोल रही तो बदुकू ज़िंदगी जो है सक्सेसफुल होना, तो सफलवागಬೇಕಾದ್ರೆ ज़िंदगी जो है सक्सेसफुल होना यानी कामयाब होना का, तो दुष्टरिगे बुरे लोगों को, बुराई को जो है अंजबारदु, डरना नहीं, कभी भी बुरे लोगों से बुराइयों से डरना नहीं. हमारी ज़िंदगी कामयाब होना का तो हमें हिम्मत वारना, वी शुड बी अ ब्रेव इन अवर लाइफ, वी शुड बी करेजियस पर्सन इन अवर लाइफ. और साथ में येळु बीಳುಗಳಿಗೆ, तो ज़िंदगी है तो सेम नहीं जाता. जिस तरह से हम रोड पे जाते हैं, हर्डल्स आती, खड्डे आती, खुदरे आती, सो वी हैव टू टैकल दोज ऑल्स एंड वी हैव टू गो फॉरवर्ड, राइट. तो रोड में जाने में उतने खड्डे रुकावट है, तो ज़िंदगी मतलब इट कम्स अप डाउन, उतार चढ़ाव ये सब आते रहते हैं, ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿಗೆ. तो ये उतार चढ़ावों को डरना नहीं है, वी शुड नॉट गेट फियर अबाउट द अप्स डाउन्स या फॉल्स या तुम्हें सक्सेस की से हमें क्या डरना नहीं, घबराना नहीं. सद्दू गद्दलಗಳಿಗೆ यानी आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसको मना कोड़ा बर, इसको हमें ज़्यादा मन नहीं देना. यानी कौन भी तुम ना रुकावटें आ रही, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, वी शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट दैट कि उसके बारे में हमें सोच ले, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, और उसके पीछे ही हमें ज़्यादा उसे ये कर लेना नहीं, अपना आपा नहीं खो लेना. माना अपमानಗಳು यानी हम ना इज्जत भी आ सकती है ज़माने में, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी. तो इंसान का तो उन्हें अच्छा भी करता है, कभी गलती भी हो सकती है, इज़ नॉट अ गॉड, एक्सेप्ट गॉड एवरीबडी मेड द मिस्टेक. तो कभी उसके ऊपर जो अप्रिसिएशंस आती हैं, उसके ऊपर वाहवाही होते हैं, कभी उसके ऊपर क्या होते हैं, तनकीद भी होती है. माना अपमाना, तो तनकीद भी होती है, उसकी वाहवाही भी होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें ज़्यादा तवज्जो देना नहीं. कब हमारी तारीफ हो रही तो हमें चढ़ा सीना तान लेना नहीं, कभी हमारी ये हो तो हमें एकदम शोल्डर ड्रॉप नहीं कर लेना. तो इक्वल से, एक ही बराबर से हमें ये बगैर संदर्भ बंद, इस तरह की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना, हमें इक्वल से रहना और बंदागा, और गुस्सा भी नहीं होना, कोपिसिಕೊಳ್ಳಬಾರದು, और हमें गुस्सा नहीं होना जब कोई हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई हमारी तनकीद कर रहा है, बुराई कर रहा है. ओके, शायद हमारे में हो सकती हो, वी हैव टू करेक्ट दैट, या फिर इंटेंशन नहीं बोल सकता, बोलते बोलते वो भी कभी ना कभी थक के खामोश हो जाएगा. सो लेट इट उन्हें बोलने के वजह से बोल लेते रहते, वी हैव टू डू, इफ़ वी आर करेक्ट वी हैव टू डू दैट. तो ऐसा जो है हमें गुस्सा नहीं होना, उसके पीछे जो है दौड़ना नहीं, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. इससे क्या होता है, हमारे दिमाग की जो चैन जो है, हमारी चैन, हमारा सुकून जो है खराब हो जाता, वो खराब हो जाता, हमारा सुकून जो है बर्बाद हो जाता है. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು, हमें अमनो अमान से और पेशेंस से रहना लाइफ में, आगा सब्र से रहना, आगा बदुकु फलदायकवागुತ್ತದೆ. जब जो हमारी ज़िंदगी जो है उसमें ज़िंदगी का सही फल मिलता है और ज़िंदगी हमारी सक्सेसफुल होती है. कब हमें अगर पीसफुल रहे, हमें पेशेंस से रहे, सब्र से रहे, इत्मीनान से रहे, तो क्या होता है, वो सक्सेसफुल होता है ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. इस तरह से इस पोयम में अक्का महादेवी बोलती हैं, और आगे चल कर बोलती, जैसा कि तुम्हें
स्तुति निंदेगढ़ को यानी अप्रिसिएशन और जो है तनकीद को दोनों को यानी वाहवाही को और तारीफ को और तनकीदों को बराबर से लेना कर को रखते हुए उन्हें कुछ मिसाल दे रही है। जैसे कि ये चीज़ा क्या वो कहते ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ वासिसुवरिगे यानी पहाड़ी इलाकों में जो बसेरा बसाकी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग वहाँ पे अपना घर बन ले कुनो अगर काड़ मृगಗಳ भय अरे भाई मैं जंगली जानवर का डर हो रहा मैं बाहर निकला तो मार डालता है इन्हें काट डालता अगर को डरे तो होता है नहीं होता यू हैव टू फेस। उसी तरह समुद्र तीरदल्ली समंदर के किनारे आप घर बना ले और सुनामी आ जाता है फ्लड आ जाता है या फिर वहाँ का कफ गंदगी सब भोले को आ जाता है इसकी डर खौफ रखे तो होता नहीं। उसी तरह ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ बाजार में तुम्हें घर बना है ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ बाजार के इलाकों में घर बना ले सदा गद्दलದ ಬದುಕು और हमेशा वहाँ पे आवाज़ रहता है गलाटा रहता है बाजार के इलाकों में। सो ಹೀಗೆ इसी तरह से ಲೋಕದಲ್ಲಿ ज़माने में ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ कहाँ तो भी रहंदे ಏನಾದರೂ ಒಂದು हमें ज़माने में कहीं भी रहंदे किधर तो भी रहंदे क्या तो भी करते रहंदे वहाँ पे क्या इट्स ए कॉमन ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ देयर इज वन प्रॉब्लम ओवर देयर एवरीवेयर वन आर वन प्रॉब्लम रहता है ಅದಕ್ಕೆ उसको जो है हमें अंजदे उसको डरते हुए खौफ खाते हुए अड़ुकदे डर खौफ खाते हुए ताड़मेंद इद्दरे पेशेंस से रहे तो सब्र से रहे तो बदुकु हमारी जिंदगी जो है फलदायकवागुತ್ತದೆ ಎಂದು सक्सेसफुल होता अगर को अक्का महादेवी जो ये ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಡನೆ अक्का महादेवी जो है एग्जाम्पल के साथ मिसाल के तौर पे जो है ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बोलकर दे रहे हैं ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो अक्का महादेवी ज़िंदगी हमारी कामयाब बनना ज़िंदगी का सही मकसद पूरा होना का तो किस तरह से सेट ऑफ एग्जाम्पल से बोलेंगे तो एक हमें ज़िंदगी में कामयाब होना का तो एक बुरे लोगों से डरना नहीं है। तीसरा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आती है उसको हमें डरना नहीं है। और जो इस तरह की आवाज़ें आती जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हमें ज़्यादा मन नहीं देना और अपना हमारे वाहवाही हो तारीफ़ हो या फिर हमने कोई कमेंट पास करे तो इसको हमें ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देना सिर्फ और गुस्सा भी नहीं होना इस दौरान में। इस तरह से गुस्सा हो गया हमें आपा खोलेगा तो क्या होता है हमारा चैन हमारा अमन जो है खो जाता है। सो हमें पेशेंस से रहना समाधानದಿಂದ ಇರಬೇಕು सब्र से रहना और तभी जो है हमारी ज़िंदगी एक कामयाब बनते। और जिस तरह के मिसाल देते हुए बोल रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में हैं आप वहाँ पे जंगली जानवरों का डर खाएंगे और समंदरी इलाके में रहे वहाँ पे कफ आएगा या फिर वहाँ गंदगी फैलेगी ये इस चीज़ों से आप डरेंगे घबराएंगे तो नहीं होता। बाज़ार में अब घर बना ले आवाज़ नहीं आना का तो नहीं होता। तो जहाँ जहाँ जो भी है वहाँ कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहता है। उसी तरह लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ रुकावटें आ सकते हैं राइट। अब हमें रोड में जा रहे हैं तो कितने हर्डल्स आती हैं गड़े खुदरे सब आती हैं वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू गो फॉरवर्ड। हमें हमारे जो है काम मंजिल तक पहुंचना वहाँ पे पहुंचती तो रुकावटें आती हैं। इन द सेम वे इन लाइफ ऑल्सो विल गेट मेनी प्रॉब्लम्स आपके अपनी मोटिवेट कर रहे हैं पे अक्का मादी हम लोगों को। तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे भी बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं आपकी स्टडीज़ को लेकर कुछ टाइम टेबल को लेकर रीडिंग को लेकर राइट। तो इस तरह के हर्डल्स आते हैं तो उसको सभी तुम्हें टैकल कर ले को कैसा में सॉल्व कर ले को किसको कैसा उसका प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन की तरफ सोल्यूशन निकालते हुए अगर आप आगे बढ़े और साथ में सब्र रखें पेशेंस रखें अमन रखें और गुस्सा ना हो तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ करको अक्का महादेवी कुछ मिसालों के ज़रिए से हम ना उनके तजुर्बात को उनकी ज़िंदगी तजुर्बात को हमारे साथ बोलते हुए हम ना एहसास करा को दे रही। सो दिस इज़ व्हाट अक्का महादेवी तन्ना बदुकु फलदायक अपनी ज़िंदगी जो है कामयाब कब बनती है कुछ मिसालों के साथ उन्हें बता रही। ओके दिस इज सेकेंड वन। सो 4 मार्क्स यू गॉट टोटल 8 मार्क्स मिला तुम ना 4 + 4 8 मार्क्स। तो ये कब नेक्स्ट एक अडिशनल क्वेश्चन ही वो भी जो है ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो ये दिए तो भी सेम आंसर लिखो। स्तुति निंदनेಗಳು को तो वो तुम्हारी तारीफ हो या फिर तुम्हारी तनकीद हो इक्वली बराबर से तुम्हें एक्सेप्ट करना सही मानना। ये अक्का महादेवी ने अपने वचना में अपने पोयम में किस तरह से वैल्यूज़ के बारे में लिख रही कर को ये तुम्हें लिख डालना। ओके तो सेम मार्क्स लिखे तो सेम पॉइंट लिखे तो विल गेट मार्क्स। उसका अलग से याद कर लेगा तुम्हारा लेंथी हो जाता है। इफ इट इज दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो द सिमिलर आंसर सेम आंसर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट सो सेम मार्क्स सेम पॉइंट टू सेम आंसर आल्सो यू राइट यू विल गेट द मार्क्स 4 मार्क्स ओनली। ओके तो इस तरह से आप जो है सवालों को जो है पढ़कर जो है लिखना। सो अब तक हमें अब 8 + वो एडिशनल क्वेश्चन सेम आंसर लिखे तो होता टोटल 8 मार्क्स वी हैव कवर्ड दिस 8 वाक्य। अब आगे का मीन क्या आता है
अब अभ्यास प्रश्नेಗಳು में संदर्भदೊಡನೆ विस्तरिಸಿ करको आता है। संदर्भदೊಡನೆ विस्तरिಸಿ तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, पिछले जो लेसन के क्लासेस में वगैरह तुम्हें अटेंड करे तो सो दैट्स व्हाट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट तुम्हें एक दो पार्ट देखो, स्किप नहीं करना, पूरे पार्ट देखते रहना, बिकॉज नॉट ओनली फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन तुम्हारा नॉलेज भी गेन होता है, तुम्हारा कन्नड़ा लिटरेचर भी जो है डेवलपमेंट होता है। तो वो मेन संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ, संदर्भ के साथ तुम्हें डिस्क्राइब करो को। संदर्भ का तो क्या, अभी एक मौका, एक एक्सट्रैक्ट, एक लाइन देती हूँ, पोयम का लाइन है जो कि वचनಗಳು का संदर्भ पूछ रही। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ एक लाइन देती हूँ पोयम में, ये लाइन किस मौके में आया इसको हमें डिस्क्राइब करको, इसको लेंथी आंसर बना को लिखना। तो लेंथी ऐसा दिख रहा लेकिन लेंथी नहीं रहता, पॉइंट वाइज बना लेते तो तुमने ईजिली तुमने अंडरस्टैंड कर लेती और लिख लेती, और पॉइंट वाइज लिखने की वजह से तुमने मार्क्स भी अच्छे से अच्छे उसके रिवार्ड्स के एतबार से तुमने मार्क्स भी मिल जाती। तो अब तुमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, दिस इज द वन क्वेश्चन फ्रॉम संदर्भ। सो 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, टोटल ये 9 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट का जो हमें स्टडी कर रही तो उसमें का जो है 3 मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर लिखे तो उन्होंने एक लाइन दी, क्या लाइन दी, शिरवे ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, आवर हेड इज लाइक गोल्डन कलश करको। कौन बोल रही, बसवಣ್ಣ बोल रही, एन्न शिरवे ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, एन्न काले कंबा, एन्न देहवे देगुला करको बोलती। देखो वो वचना में का एक लाइन दी। सो तो क्या इसका मतलब, शिरा का तो सर, हेड करको, होन्ना का तो सोना, गोल्ड, यानी मेरा शरीर जो है सोने का कलश, एन्न शिरवे ಹೊನ್ನ कलश, मेरा सर कुछ जो है मैं सोने का कलशा मान दो। कलशा का तो मंदिरों के ऊपर तंबालू के जैसा रखे रहते हैं, गोल्ड शेप में रहता है। सो व्हेन आई एक्सप्लेन द पोएम विथ पिक्चर तुमने दिखा को हूँ, 2-3 बार दिखाया हूँ, तो इफ़ यू सी दैट पार्ट यू विल कम टू नो कलशा का तो डिटेल से एक्सक्यूज मी। तो शिरवे ಹೊನ್ನ कलश, हमारा सिरी जो है सोने का कलश को बोल रहे, तो इसको हमें पॉइंट वाइज बना को लिखना है। जब भी संदर्भ लिखती तुम्हें 4 पॉइंट्स बना को लिखे तो बहुत अच्छा रहता है, ओके। तो तुमने अच्छे से मार्क्स मिलती, पॉइंट वाइज बच्चा लिखा को, एक वैलिडेटर को क्या होता है, अच्छा एक्सप्रेशन रहता है और इजीली मार्क्स मिलती है। तो तुम्हें अच्छे से नॉलेज भी हासिल करको या बच्चा इन्हें करो क्या करती, खुशी खुशी से तुमने मार्क्स लेती है। आगे के संदर्भ में इक्का दुक्का तुम्हें गलती मार दे रहे तो भी यहाँ पे इंप्रेस मिलता है कि बच्चा पॉइंट वाइज लिखा है, दियो मार्क्स करके हमें देने को एक मौका मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती, तो सेम क्वेश्चन विथ सोल्यूशन हमें डिस्कस करें। संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ, मौके के साथ डिस्क्राइब करके लिखो। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1, ಶಿರವೆ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, हमारा शरीर जो है सोने का कलश। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखो। ಈ ಸಾಲನ್ನು, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಸಾಲಾಗಿದೆ करको देखो, शॉर्ट में दे डाली। तो तुम्हें मालूम है कैसा लिखना, फर्स्ट करको आಯ್ಕೆ करको लिख डाल को, आಯ್ಕೆ करको लिखो, लिख डाल को ಈ ಸಾಲನ್ನು करको लिखो, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸಾಲು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಸಾಲಾಗಿದೆ करको लिखो। ಈ ಸಾಲನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ऐसा लिखो। This line has been taken from the नज़म पोएम कॉल्ड वचनಗಳು, ओके, ऐसा लिखो। ये इसका आंसर अब क्या लिखती, फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ सिलेक्शन करको लिखती, आಯ್ಕೆ करको लिख डाल को, ಈ ಸಾಲನ್ನು, इस लाइन को जो है ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಿಂದ, बसवण्णा के जो वचन है उससे लिया गया। ಈ ಸಾಲನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, इस लाइन को बसवण्णा की जो वचन है उससे लिया गया है। सो दिस इज द वन पॉइंट, दिस लाइन, दिस पोएम लाइन हैज टेकन फ्रॉम द ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ। सो 1 पॉइंट यू रिटर्न, 1 पॉइंट यू रिटर्न। अब सेकेंड पॉइंट ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಚನಕಾರರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करको लिखना। सेकेंड पॉइंट, हु सेड टू हुम में, ವಚನಕಾರರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಚನಕಾರರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, वचनकारರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। इस लाइन को ವಚನಕಾರ जो है ಓದುಗರು, रीडर्स को बोल रही करको। सो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ವಚನಕಾರರು ಓದುಗರು, ವಚನಕಾರ जो है ಓದುಗರು रीडर्स को बोले अगर हु सेड टू हुम, वचनकार यानी नज़म को बनाए कौन, बसवण्णा जो है पढ़ने वाले जो कोई उनको वचना को जो है पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं उनको ये लाइन को लिखा गया है। सेकंड पॉइंट ये होगा। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ जो डिटेल देखो नहीं, मैं पॉइंट वाइज बना को दिखा रहा हूँ। सो अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पे संदर्भ आ रहा, सो मौका देखो संदर्भ शंकर को देखो, मतलब संदर्भ ये लाइन से संदर्भ शुरू होता है यहाँ से। ಸಿರಿಯುಳ್ಳವರು ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾನು ಬಡವ, ತನ್ನಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ, ಕಾಲುಗಳೇ ಕಂಬಗಳು, ತಲೆಯೇ ದೇಗುಲದ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। मतलब तो संदर्भ में है क्या बोल रही, देखो ಸಿರಿಯುಳ್ಳವರು जो दौलतमंद है, जो पैसे वाले इंसान है, जो अमीर लोग हैं, देगुलಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ, दे कैन बिल्ड द टेम्पल्स, दे बिल्ड द टेम्पल, वो मंदिरा बनाते हैं। जो पैसे वाले आदमी हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग जो है वो मंदिर को बना सकते हैं। तानु बड़वा, बसवಣ್ಣ बोल रहे मैं गरीब हूँ, आई एम द पूर, तन्निंद मेरे से, अंतः उस तरह के देवालय मंदिरों को निर्माण साध्य, उस तरह के मंदिरों को मैं निर्माण नहीं कर सकता, उस तरह के मंदिरों को मैं बिल्ड नहीं कर सकता, बना सकता। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए तन्ना देहवन, इसलिए मैं ये मानता हूँ तन्ना देहवन यानी मेरे बॉडी को ही, मेरे जिस्म को ही देवालय अंतु मैं मानता हूँ, मेरा जिस्मी जो है मंदिर है, टेम्पल है ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ, ऐसा मानता हूँ। कालुगले कंबगलु, मेरा पैर ही जो है खंबा है, मेरा पैर जो है खंबा है। तले ये, और मेरा शरीर जो है देगुलदा, मेरा शरीर जो है मंदिर का जो है सोने का कलश, ಹೊನ್ನ ಕಳಶವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। सोने का कलश है मेरा शरीर कर को वो मानते हैं कर को बोल रहे हैं इस तरह से। तो अंडरस्टैंड, तो संदर्भ इस तरह से लिखना। लास्ट में स्वारस्य में क्या लिखती हूँ तुम्हें, एक पॉइंट ऐसा लिखना कि ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, अपने बिलीवनेस को ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करको लिख सकते हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग देयर वे, देयर बिलीवनेस, दे आर एक्सप्रेसिंग इन देयर वे, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर बिलीवनेस करको। तो उनकी जो मानते थे, जिस तरह उनका जो बिलीवनेस था, वो अपने अंदाज से बयान करे करको। सारे से ये फोर्थ पॉइंट में आता है। तो 4 पॉइंट बना को लिखना, जब भी संदर्भ देती हैं हर संदर्भ में ऐसा लिखो, अच्छा रहता। नहीं याद हो तो कितने पॉइंट याद होती है उतने लिखो। तो सेम में क्या था, नथिंग देन समथिंग मार्क्स मिलता, तो ना पूरा रिवार्ड्स नहीं मिलता। तो पॉइंट वाइज लिखा है तो अच्छा, तो ना मार्क्स पूरे मिलती है। तो फर्स्ट आई के लिखे मीन्स दिस पोएम टेकन फ्रॉम विच नज़म करको, देन हु सेड टू हुम, यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು लिख डाले। उसके बाद संदर्भ यहाँ छे, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन करको बताया, वो पॉइंट लिखे। उसके बाद स्वारस्य में ये पॉइंट लिखो कि बसवಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। बसवण्णा जी जो है अपनी बिलीवनेस को अपने ही तरीके से जो है एक्सप्रेस करे करको। तो लिटरली दिस संदर्भ वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट वन, शिरवे ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ। सो यू गेट द रिवार्ड फॉर दैट 3 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड संदर्भ, वेश धरिसी। आई विल शो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। देख सकते हैं सेकेंड, फर्स्ट वन शिरवे ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, पॉइंट वाइज 4 पॉइंट बना को तुमने डिस्क्राइब कराया, समझाया तुमने। सो यू गॉट द 3 मार्क्स। सो नेक्स्ट सेकेंड वन, वेशा धरिसी फलवे नहीं, इन्वर्टेड कामा में दे रही क्योंकि ये दूसरे बोल रही, सो सेंटेंस को इन्हों बता रही करको। सो तब उस दौरान इन्वर्टेड कामा देती, यानी ये जो कामा दी इन्वर्टेड कामा बोल। ओके, तो इसमें क्या बोल रही, वेशा धरिसी फलवे नहीं, या भेष पहन को फायदा क्या, भेष वेशा धरिसी, भेष को बदला कर या भेष को पहनने से फलवे नहीं, या फायदा क्या है, भेष को तुम पहनोगे तो उससे फायदा क्या होता है। वेशा धरिसी फलवे नहीं, या भेष पहनने से फायदा क्या, वेशा धरिसी फलवे नहीं, या भेष पहनने से फायदा क्या, वेशा धरिसी फलवे नहीं, या भेष को पहनने से फायदा क्या, भेष के जैसा तुम्हारा रवैया रहना, तुम्हारा चाल चलन रहना कर को बोल रही। तो उसको अब हमें डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ। सो यू कैन सी हियर,
वेश धरिसी फलवेनಯ್ಯ. सो तुम्हें देख सकती हैं यहाँ पे वेश भेष को पहन के फायदा क्या अगर वेश धरिसी फलवेनಯ್ಯ. प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2. तो तुम्हें क्या लिखती है, ಈ ಸಾಲನ್ನು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮರವರು, ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ जो है ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. करको ले सकती. नहीं हुआ तो ये भी पॉइंट लिखे तो भी चलता. फर्स्ट पॉइंट में या आಯ್ಕೆ में ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. दो भी मिला को एक कर डाली उन्होंने. उसे टू भी इसमें चाहना, किसमें से लिंक करको भी उसमें चाह जाना. तुम्हें अलग अलग लिखा है तो और भी अच्छा, नहीं दो में मिला को ऐसा लिख डालूंगा तो भी चलता है. तो डिटेल से लिखती हूँ, वो अलग अलग पॉइंट बना लिखे तो तुम्हें डिटेल से लिख रही करको. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರವರ ವಚನಗಳು ಎಂಬ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನಗಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾ ಫಿರ್ ಈ ಸಾಲನ್ನು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ರಚಿಸಿರುವ ವಚನಗಳು ಎಂಬುದರಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಕೊ ಲಿಖೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಲಿಖೋ ತುಮೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹುಮ್, ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ जो है अपने वचना में अपने नज़म में इस तरह से सवाल कर रही हैं. ओके, नेक्स्ट संदर्भ देखो, सिचुएशन कब आता अगर को ವೇಷವನ್ನು ತೊಡುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಧರಿಸುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಲು ಇನ್ನೂ 2 ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನವರು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೋಡುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो संदर्भ अगर को लिखो, वहाँ पे पॉइंट ऐसा लिखती, क्या लिखती देखो, ವೇಷವನ್ನು ತೊಡುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ यानी सिर्फ भेष पहन ले तो ತೊಡುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ यानी भेष खाली भेष पहन ले तो ಫಲವಿಲ್ಲ, उसका फायदा नहीं है. संदर्भ में लिखी थर्ड पॉइंट में. फर्स्ट पॉइंट लिखी ಈ ಸಾಲನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ध्यान देखो, ये ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು तಮ್ಮ वचनದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी सೊನ್ನಲಿಗೆ सिद्धरामा अपने पोएम में इस तरह से सवाल कर रही है. सेकेंड पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट में अभी डिटेल से हमें जो पढ़े संदर्भ, इसके ऊपर अब वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ. ये सिचुएशन में थोड़ा ब्रीफली लिखना संदर्भ का, तो क्योंकि सवाल ही जो है संदर्भ दौरान विवरिಸಿ, मौके को लिखो अगर किस मौके के दौरान ये सवाल आया अगर. तो ವೇಷವನ್ನು ತೊಡುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ सिर्फ हमें भेष पहन ले तो फलविಲ್ಲ, उससे फ़ायदा नहीं. वेशಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ उस भेष के हिसाब से हमारे आचार विचारಗಳು, हमारे चाल चलन, हमारे रवैये को हमें अपना लेना, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ अपना लिए तो माता तभी जाको वो वेश धरिसुವುದು, जिस वजह से हम भेष पहने उसका सही मायने में उसका माना लगता है, यानी उसका जो है फ़ायदा होता है. यानी भेष कुछ और, हमारा मानना कुछ और नहीं रहना. अगर को ही ಹೇಳಿಕೆಗೆ इस बात को पुष्टि ನೀಡಲು, इसको सही ठहराने के लिए ಇನ್ನೂ 2 और 2 जो है होलिकेಗಳು और 2 मिसाल और जो कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पे इत्तिದ್ದಾರೆ बोल रही, उन्होंने यहाँ पे बता करी क्या कहते, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ, वेदास को पढ़ने की वजह से लाभविಲ್ಲ, फायदा नहीं. सिर्फ वेदा पढ़ने से फायदा नहीं, ब्रह्म ज्ञानವನ್ನು पढ़ेಬೇಕು. यानी ब्रह्म ज्ञान यानी उसको डीप नॉलेज हासिल करना. वेदा पढ़ लिए उसका माना समझे नहीं, उसका इल्म हासिल करे तो फायदा नहीं, उसका इल्म भी हासिल करना, उसका नॉलेज पाना. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸುತ್ತಾ, जैसा ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारे तालाब की जगह बना लिए, उधरली पुण्य तीर्थಗಳು, वहाँ पे पानी नहीं है, कि होली वाटर ही जो है नहीं आया. इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ऐसा क्या होता है, ತೊಡುವುದು पहनना जो है बेस पहनना ऐसा हो जाता है कि निष्प्रयोजक, यूजलेस हो जाता है ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ इस तरह से अपने मिसालों के ज़रिए से तಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು समर्थी, अपने जो है कुछ मिसालों को बयां कर रही, इस मिसालों को बोल रही हैं. सो ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ. अंडरस्टैंड. सो दिस वन इज द सेकेंड वन, ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ. तो संदर्भ में एक्सप्लेन करा. तो इसमें क्या बोले, फर्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या लिखना, स्वारस्य अभी पेंडिंग है, स्वारस्य में नहीं बोलिया, संदर्भ आज बोलियो. सो कीप लिसन. तो फर्स्ट पॉइंट ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ का फर्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या लिखती है, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರವರು, या नहीं देखो है ऑलरेडी लिखो बताको, ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ರಚಿಸಿರುವ ವಚನಗಳು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ यहाँ देखो ही
ओके, सोनालिगे सिद्धरामರು ತಮ್ಮ वचनದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ, अपने वचन में ऐसा सवाल कर रही। थर्ड सिचुएशन में लिखती भेस पहले तो फ़ायदा नहीं कि उसके भेस के हिसाब से हमें चाल चलन रखना, तभी जाको सही मायने में ये मायने दिखता है। तो इसको जो है सही ठहराते हो। और दो कंपैरिजन बोलती हैं, वेदा पढ़ ले तो जिस तरह होता नहीं, उसमें का नॉलेज को हमें अप्लाई करना अपनी लाइफ में। उसी तरह हमें बॉडी बहुत तालाब नदियाँ जो है खोद लिए, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है तो कैसा वो यूज़लेस हो जाता है, फ़ायदा नहीं सका हो जाता है। उसी तरह से हमारा भेज जैसा हमारा रवैया रहना कर को, इस मिसालन के तू बोल रही उस दौरान ये सेंटेंस आया अगर को लिखती। सो लाइक दैट इफ़ यू राइट यू विल गेट द मार्क्स फॉर द संदर्भ। अब स्वारस्य में क्या लिखती तुम्हें? स्वारस्य में ऐसा लिखना कि स्वारस्य अगर को लिख डाल को, ये पॉइंट फोर्थ पॉइंट इसी का, जैसे कि ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮರು ವೇಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। सो एक क्या हाईलाइटेड पॉइंट लिखती हैं तो सोनालिगे सिद्धराम जो है अपने भेस इंसान के वेश ಮತ್ತು व्यक्ति आचरणे, इंसान सिद्धरामರು जो है भेस और इंसान की जो है जिस तरह से रवैया है वो उसके ऊपर जो है कैसा रहना अगर को रोशनी डाली। एक स्वारस्य इसमें का मेन थीम, तो पूरे लिखे तो विल गेट द 3 मार्क्स। तो इसी का जो है मैं भी ये स्वारस्य लिखी हूँ। फर्स्ट आಯ್ಕೆ, देन ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು संदर्भ अगर को लिखे डीपली, बाद में स्वारस्य अगर को लिखे, देन विल गेट 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स 6 मार्क्स का हमें डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। तो इतना अब हमें डिस्कस करें। अब इसका आगे का जो है ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಳೆಂತಯ್ಯ जो है तीसरा संदर्भ और कुछ ಹೆಚ್ಚುವರಿ संदर्भ ही वो और ग्रामर पॉइंट, इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट इसके इस लेसन के वो अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।